तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन और घटनाएं। मतलब कि 1885 से लेकर 1951 के बीच में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, समझौते हुए हैं, सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है आज का। तो इसलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं गांधी इरविन समझौता। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो अंग्रेजों ने क्यों रखा था? ताकि गांधी जी को बुलाया जाए और उनसे कुछ जो लुभावने प्रस्ताव उन्हें दिया जाए और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं इसे खत्म कर दीजिए। पर गांधी जी जब वहां पर पहुंचे ही नहीं तो जो गोलमेज सम्मेलन का उसका मतलब कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए उसके बाद उसके ठीक ही बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय, उस समय का वायसराय कौन था? मैंने बताया था ना, लॉर्ड इरविन था। तो उसी के बीच में ये समझौता हुआ जिसे महात्मा गांधी का और इरविन के बीच में समझौता, इसलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो उसमें लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। दूसरी शर्त थी कि कांग्रेस जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। और तीसरी शर्त थी कि जो ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया जा रहा है, मतलब जो वहाँ का उनके सामान का बहिष्कार किया जा रहा है वो ना किया जाए। तो ये तीन शर्तें लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के समक्ष रखी। तो महात्मा गांधी जी ने भी इसके बदले में क्या, वही अपनी 11 सूत्रीय मांग, 11 मांगे रखी थी। अगर आप अब मेरी ये 11 मांगों को मान लोगे तो मैं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दूंगा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लूंगा। पर उस समय अंग्रेजों ने क्या कहा कि हामी भर दी कि हाँ, हम आपकी 11 मांगों के मान लेंगे और आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ जाइए। पर बाद में उन्होंने इस मांग को माना नहीं और बाद में महात्मा गांधी जी ने भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और फिर से सविनय अवज्ञा को आंदोलन को शुरू कर दिया। मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आप इतना समझिए कि उस समय उसने हामी भर दी और गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हो गया कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो अब हम देखते हैं, पहले 11 सूत्रीय मांग देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कि कुल 11 मांग है जो गांधी जी ने उसमें इरविन के समक्ष रखी थी। और एग्जाम में आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से 3 मांगे होंगी और एक मांग है जो गांधी जी ने नहीं रखी होगी। और आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गलत कथन है। तो आप कैसे पता लगाएंगे अगर आपको 11 सूत्रीय मांग पता होगी तभी ना। तो पहली मांग गांधी जी ने रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध कर दिया जाए, शराब को बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरी मांग थी जो भूमि लगान है आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथी मांग थी कि जो नमक पर कर लग रहा है इसे समाप्त कर दिया जाए। पांचवी मांग थी कि जो सेना संबंधी व्यय है उसे कम से कम 50% की कमी हो, मतलब सेना पर ज़्यादा खर्चा ना हो। और छठवीं मांग थी कि जो बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन है उसे आधा कर दिया जाए। और सातवीं मांग थी कि जो विदेशी वस्त्रों के आयात पर जो निषेध कर लगे, जो आयात हो रहा है विदेशी वस्त्रों पर उस पर एक कर लगाया जाए जिसका नाम रखा है निषेध कर लगे। और आठवीं जो मांग थी वो थी कि भारतीय समुद्री तट पर केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे, मतलब जो भारतीय जहाज है उनके लिए सुरक्षित किया जाए उसे, और इसके लिए कानून का निर्माण हो। और नौवीं मांग थी कि जो सभी राजनीतिक बंदी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, मतलब जिन्हें को भी अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, बंदी बनाकर रखा हुआ राजनीतिक लोगों को उनको छोड़ दिया जाए। और 10वीं मांग थी कि गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था ना, आपको पता है, रोलेट एक्ट लगाया था, मतलब किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाए, जिसे गुप्तचर पुलिस कहा गया था। उसे उन्होंने गांधी जी ने कहा इसको हटा दिया जाए। और 11वीं मांग थी कि आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। ये कुल 11 मांगे थी जो उस समय गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी, इसलिए आपको इसे पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 को। तो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ। तो उसके समझौते के तहत क्या करना था कि गांधी जी को इस सम्मेलन में भाग लेना था। तो गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो सेंट पॉल पैलेस, जो कि लंदन में है, क्योंकि तीनों सम्मेलन कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में ही हुए थे। और उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय था। पहले सम्मेलन में कौन वायसराय था? लॉर्ड इरविन, और दूसरे में लॉर्ड लिनलिथगो। तो कौन कौन से सदस्य ने इसमें भाग लिया था? तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने तो तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण को यह है कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन आए थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन आए थे। एसएससी में कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी किस जहाज से लंदन आए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो याद रखिएगा, एस राजपूताना जहाज से। और जब महात्मा गांधी जी लंदन आए थे तो एक फ्रैंक मॉरिस अंग्रेज व्यक्ति था, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था उस समय। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस ने। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए थे तो उस समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता, बस आप इसकी डेट याद रखिएगा। जो पहला 30 में हुआ था, दूसरा 31 में, ये 32 में, वह लंदन में ही था।
तो उसके बाद जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब गांधी जी ने भाग लिया, पर जो 11 सूत्रीय मांग रखी थी गांधी जी ने, उसको अंग्रेजी सरकार ने माना नहीं। उन्होंने बस इसलिए हमें भर दिया था ताकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, पर जब उन्होंने माना नहीं तो कांग्रेस ने उसके बाद इसका भी बहिष्कार कर दिया। और मतलब फिर ये क्या हुआ, यह सम्मेलन भी पूरी तरह से असफल रहा इसमें, क्योंकि कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, महात्मा गांधी जी ने भाग ही नहीं लिया, और उन्होंने फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित किया था, उन्होंने फिर से उसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन खत्म होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं पूना समझौता। तो पूना समझौता क्या है? जैसे 1930, 31, 32 तीनों सम्मेलन हुए, तो 1932 में क्या हुआ? पूना समझौता। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें जेल में डाल दिया। कहाँ के जेल में? तो यरवदा जेल, ये पुणे में है। वहाँ पर महात्मा गांधी जी को बंद कर दिया गया। तो उसी समय महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अभी जो आरआरबी के पेपर चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें ये पूछा गया था कि जो पूना समझौता हुआ है ये किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। कहाँ पर? यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया था। और इसका परिणाम क्या निकला? क्योंकि मतलब कि जो समझौता हुआ अंबेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में, इसका परिणाम क्या निकला? तो क्या हुआ, जो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो सुरक्षित रिजर्व सीटें होती हैं उसे 18% बढ़ा दिया गया। आज भी आप देखते हैं ना कि लोकसभा राज्यसभा में एससी कास्ट हो या एसटी जाति के लिए वहाँ पर रिजर्व सीटें होती हैं, तो उस समय भी केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। और जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें पहले दलित वर्ग की 71 सीटें थी, 71 थी, और जिसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। दोनों याद रखिएगा, पुनः समझौता। तो पुनः समझौता के बाद ये हुआ था अपना 1932 को। उसके बाद हम आते हैं सीधा 1940 में। तो 1940 में पाकिस्तान की मांग उठ पड़ी। तो पाकिस्तान की मांग किसने की? तो 24 मार्च 1940 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसकी मैंने चर्चा की थी ना कांग्रेस के अधिवेशन में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, मैंने सभी अधिवेशन की उसमें विस्तार से चर्चा की है। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने इसमें पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे प्रमुख? अपने जिन्ना साहब, उन्होंने ही इसकी मांग की कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो उसके बाद 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। तो माउंटबेटन योजना के तहत उस समय वायसराय थे माउंटबेटन। तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मानता है। वो मानता है कि मैं 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो उस समय 1947 को क्या हुआ था, ये आप देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान है इसे पश्चिमी पाकिस्तान, इधर वाले पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान से ही आज़ाद हुआ है, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो उस समय इसके जो रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि माउंटबेटन ने तो इसको योजना रखी थी कि अलग कर दिया जाए, पर रेड क्लिफ को इसकी मतलब कार्यभार सौंप दिया कि आप पूरे भारत का जो है नक्शा, इसको भारत को पाकिस्तान से अलग कीजिए। तो वो बैठा, उसने नक्शा रखा। रेड क्लिफ कभी भी, आपको बात बता दूं कि रेड क्लिफ कभी भी भारत नहीं आया था। मतलब उसने ये नहीं देखा कि भारत में क्या है, कुछ नहीं, बस उसने नक्शा रखा और जो भी इस तरफ के थाने थे, मतलब सभी थानों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आप देखते हैं ना आपके इलाके का थाना होता है, उसमें उसने क्या किया, जो भी इधर के थाने थे सभी को आपस में खींच दिया, लाइन खींच दी, और इधर बैठा इधर भी लाइन में खींच दी, इधर भी थानों को मिला दिया और कहा कि ये पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान हो गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। और आप देखते होंगे कि उसमें कई लोगों के खेत क्या हुआ, भारत में थे और घर पाकिस्तान में, इसी कारण, क्योंकि उसने बैठा, उसने बस सीधे लाइन खींच दी कि भाई ये इतने जो थाने हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दिया और कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान बन गया। उसको ये नहीं पता था कि भाई थाने कहाँ है, किसी खेत कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, कुछ नहीं, बस उन्हें ऐसे नक्शा रखा और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। तो ये तो एक फैक्ट था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आपको तो ये याद रखना है कि रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है इसको, और माउंटबेटन योजना के तहत अलग किया गया था। उसके बाद आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट है भूदान आंदोलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो उन्होंने ये भूदान आंदोलन किया, इसके बारे में बताता हूँ। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत की आज़ादी के बाद ये देखा गया था कि जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वो ज़मींदारों के पास थी, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर रखा था। और जो भारत के जो बेचारे किसान थे, गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। तो विनोबा भावे ने उनसे ज़मीनों को, जो जमींदार थे, उनसे जमीनों को दान देने को कहा कि आप दान दीजिए, और इसे भूदान आंदोलन कहा गया। तो लोगों ने दान दी भी, जो जमींदार थे उन्होंने जमीनों को दान दिया। और सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दान की थी, इसलिए इसे भूदान आंदोलन कहा गया, क्योंकि जमींदारों ने अपने भूमि का दान किया था। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।